सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपको 4 भेद करवा दिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के पास या मतलब जिन शब्दों के द्वारा किसी भी वस्तु के पास या दूर होने का बोध होता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मतलब जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने का बोध होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इतना हमने पढ़ लिया था और उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया गया था। अब हम करेंगे अगले भेद, अन्य भेद सर्वनाम के, जिसमें 5वां भेद हम पढ़ेंगे। 5वां भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है वो हम लिख लेते हैं। 5वां भेद है ये संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण भी देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, जो प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा।
देखिए, जो प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो संबंध बताने वाले शब्द क्या हैं? जो, ठीक है। और दूसरा किसके साथ संबंध बता रहा है? इस सर्वनाम शब्द के साथ में, ठीक है। जो, उसे, ठीक है। जो प्रतियोगिता में प्रथम आएगा। अब इसके साथ में संबंध, इस वाक्य के साथ में संबंध दिखाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? उसे। तो इसलिए जो और उसे ये क्या हो गए? ये संबंधवाचक सर्वनामिक शब्द हो गए हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो, ठीक है, जो परिश्रम करता है। अब इसका संबंध दूसरे वाक्य के साथ दिखा रहा है, ठीक है। कौन सफल होता है? जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। तो ये दोनों ही शब्द संबंध बता रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए यहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए, अगला सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम, जो कि इसका अंतिम भेद है। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए करता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य का कर्ता, प्रयोग वाक्य का कर्ता, कर्ता मतलब करने वाला, मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। वाक्य का कर्ता स्वयं के लिए मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य का कर्ता स्वयं के लिए मतलब अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं कहती हूँ मैं अपने आप चली जाऊंगी, है ना, तो मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ? आप, है ना। मैं कहती हूँ ना, मैं आप ही चली जाऊंगी, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगी, ठीक है। तो स्वयं शब्द है, आप शब्द है, ठीक है, खुद शब्द है कि मैं खुद ही आ जाऊंगा, तो खुद शब्द है। ये सब क्या है? ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे इसका उदाहरण है जैसे आप भी स्टेशन चला जाऊंगा। मैं आप भी स्टेशन चला जाऊंगा। वैसे तो हम आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदर सूचक शब्द के रूप में करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहे हैं। वाक्य में कर्ता कौन है? मैं। तो जो कर्ता है वो इस शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए कर रहा है। ठीक है, कि मैं आपके स्टेशन चला जाऊंगा। मतलब निज मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का। ठीक है, तो जहाँ निज शब्द का अर्थ ही अपना है, खुद का है, तो वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसी तरीके से देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि तुम्हें पत्र स्वयं लिखना चाहिए। ठीक है, जो पत्र लिखने वाला है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि तुम्हें पत्र स्वयं लिखना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे मैंने कह दिया कि मैं गृह कार्य खुद ही कर लूंगी। तो ये देखिए, खुद शब्द है, स्वयं शब्द है, आप शब्द है, ये सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम किससे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, और इनके उदाहरणों से आपको इनके भेद भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप इनका अभ्यास करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। देखिए, जिसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ये आपको सारे 1 से 4 तक इस बुक में ही, हिंदी व्याकरण की जो आपको बुक दी गई है उस बुक में ही ये पूरी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से पूरी फिल करनी है। जिसमें देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें आपको सही के आगे सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बताने वाला अपने लिए करता है वे कौन सा सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कर्ता स्वयं के लिए, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बताने वाला कौन, मतलब वक्ता, मतलब वक्ता स्वयं के लिए करता है, वहाँ कौन सा होता है। 3 ऑप्शन दिए गए, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। तो जहाँ वक्ता की बात आ जाती है, वक्ता मतलब बोलने वाला या बताने वाला, तो वहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा प्रश्न है, बातचीत के क्रम में सुनने वाले के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द आता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वे,
दूसरा है तुम और तीसरा है हम। तो देखिए बातचीत के क्रम में सुनने वाले के लिए मतलब श्रोता के लिए कौन सा आएगा? तो देखिए वे शब्द जो है अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, ये तो नहीं आएगा। हम शब्द वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी नहीं आएगा। तो क्या बच गया? तुम। तो उसमें दूसरा ऑप्शन सही है। फिर तीसरा, दरवाजे पर कौन खड़ा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? जाहिर सी बात है, आपको अभी भी बताया गया था, जहाँ प्रश्न पूछा गया है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से शायद दूध में कुछ पड़ा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए शायद दूध में कुछ पड़ा है, कुछ शब्द से ही पता चल गया कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें आपको कॉलम मैच करने, ठीक है, कुछ सर्वनाम शब्द और उनके प्रकार दिए गए हैं इसमें, और उन्हें आपको रेखा खींच करके मिलाना है। तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। तो ये भी आप कर ही लेंगे। जैसे देखिए, आप जो कहेंगे वही होगा, जहाँ संज्ञा और वाक्य में मतलब जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के साथ में संबंध बताया जाता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें कौन से शब्द हैं? आप जो कहेंगे वही होगा, जो और वह वही, ठीक है, शब्द हो गए जो वही। और कौन सा सर्वनाम का भेद है इसमें? इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ शब्द, और कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। शिवानी ने स्वयं पत्र लिखा, स्वयं शब्द आ गया, आपको पता चल गया, शब्द है स्वयं और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। कमी किसमें नहीं होती? अब देखिए किसमें नहीं, कमी किसमें नहीं होती। एक प्रकार से काम किसमें शब्द जो है हम प्रश्नवाचक की ओर हमें संकेत करता है, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक नहीं आएगा, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। किसमें शब्द, ठीक है। अब हम कहते हैं ना कई बार, जैसे कमी किसमें नहीं होती, मतलब सब में होती है। अब वो कोई एक निश्चित तो नहीं है, सब में कमियाँ होती है, कोई एक व्यक्ति निश्चित नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही है। कमी किसमें नहीं होती, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा, ठीक है। और किसमें शब्द है ये। तुम्हारी घड़ी यहाँ रखी है, हमने पढ़ा था ना निश्चयवाचक सर्वनाम में कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या दूर होने का बोध जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा होता है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और शब्द कौन सा है? शब्द है यहाँ, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4, इसमें तो रिक्त स्थान आपको सर्वनाम शब्दों से भरने हैं, तो ये भी आप स्वयं करेंगे, ठीक है, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं। और 5वें प्रश्न में नीचे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, ये आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये पोर्शन मैं आपको नहीं करवाती हूँ, आपको पता है, क्योंकि जो कुछ भी समझाया जाता है आपके जो सारे प्रश्न हैं इनसे रिलेटेड सब कुछ आपको करवा दिया जाता है, इसलिए ये प्रश्नोत्तर आपको नहीं करने, मतलब 5वां प्रश्न आपको नहीं करना, सिर्फ 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक ही आपको पूरे करने हैं, मतलब आपको, और ये बुक में करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं, ठीक है। जिसमें भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, मैच द कॉलम दूसरा, और फिर तीसरे में आपको सर्वनाम शब्द छांट करके उनके भेद लिखने हैं, और चौथा जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सर्वनाम शब्दों के द्वारा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हो गया है, टॉपिक आपका आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम से संबंधित। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि सर्वनाम जिसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, तू, तुम, तुम्हारा, इसका, उसका, वह, वे, यहाँ, वहाँ, ठीक है, कौन, किसका, किसमें।
तो इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और जिसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों के द्वारा वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति के संबंध में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद में पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। और ये तीनों आपको समझा दिए गए थे। उत्तम पुरुष जिसमें वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, मध्यम पुरुष जिसमें श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष जिसमें वक्ता और श्रोता के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर दूसरा भेद आता है सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या दूर होने का बोध कराते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या दूर होने का बोध कराने में होता है वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता का बोध कराते हैं या फिर निश्चित न होने का बोध कराते हैं, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में जिन शब्दों के द्वारा मतलब जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में प्रश्न मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में कर्ता के द्वारा वाक्य में जब किसी दूसरे सर्वनाम के साथ में जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध बतलाया जाता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और फिर लास्ट भेद आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम जहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में कर्ता मतलब जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यह आपके सर्वनाम का टॉपिक पूरा हो चुका है और अब आप अधिक से अधिक इनको पढ़िए। नोटबुक में यह वर्क आपको कंप्लीट कर लेना है। आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।